हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत विषय के वर्ष 2017 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने वर्ष 2023 से 2017 तक के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 प्रश्नों में 15 बहुविकल्पी, 15 अति लघु उत्तरीय और 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1-1 नंबर के होते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। कुल मिलाकर 50 नंबर का पेपर होता है जिसमें 25 नंबर पासिंग मार्क्स होता है, यानी पास होने के लिए 25 नंबर पाना कंपलसरी होता है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा बोध और प्रोत्साहन है। यह कथन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है बर्टन, बी रायबर्न, सी एंडरसन और डी रेमंड। इसका जो ऑप्शन ए और बी है ये दोनों सही है। किसी बुक में ए दिया है और किसी किसी बुक में दो, मतलब इसका बी दिया है, रायबर्न दिया है, तो दोनों उत्तर सही है। अब ये डिपेंड करता है कि परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो पीएनपी इसको कौन सा ऑप्शन सही मानता है। तो ये दोनों सही है। आप दोनों में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कौन सा आंसर पढ़ा है, आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। प्रश्न संख्या दूसरा है, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थीं। ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बी है शिक्षक केंद्रित, सी बाल केंद्रित और डी केंद्रित। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, शिक्षक केंद्रित। प्राचीन काल में वृक्षों के नीचे शिक्षा दी जाती थी जिसमें टीचर बोलता था, शिक्षक बोलता था और बच्चे चुपचाप निष्क्रिय अवस्था में चुपचाप सुनते थे। तो वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा हुआ करता था प्राचीन काल में। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या तीसरा है, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तकों का, बी है समयावधि का, सी बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर का, डी है परीक्षा का। देखिए, सबका ध्यान रखना चाहिए लेकिन जो इसमें सबसे उपयुक्त है बच्चे की रुचि व मानसिक स्तर का, सबसे ज़्यादा जो ध्यान इसी का रखा जाना चाहिए। इन जो चारों ऑप्शंस में सबसे उचित आंसर सी है। प्रश्न संख्या 4 है, शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। ऑप्शन ए है शिक्षण विधियाँ, बी गतिविधियाँ, सी अभ्यासकार और डी प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, शिक्षण विधियाँ। प्रश्न संख्या 5 है, शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं। ऑप्शन ए है बच्चों की संख्या पर, बी है गतिविधियाँ पर, सी है शोध पर और डी शिक्षण सूत्रों पर। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, शिक्षण सूत्रों पर। प्रश्न संख्या 6 है, किंडरगार्टन पद्धति शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए है फ्रॉबेल। ये कई बार प्रश्न आ चुका है। इसके जो जन्मदाता हैं फ्रॉबेल है। फ्रॉबेल ने जो विद्यालय को गार्डन कहा, यानी बगीचा, और उसमें जो शिक्षक होता है उसको माली कहा और जो बच्चे होते हैं उनको नन्हा पौधा कहा है। प्रश्न संख्या 7 है, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए है एक पक्षी, बी द्विपक्षी, सी एक पक्षी व द्विपक्षी दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, एक पक्षी व द्विपक्षी। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। ऑप्शन ए है अज्ञात से ज्ञात की ओर, बी है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सी मूर्त से अमूर्त की ओर और डी है अंश से पूर्ण की ओर। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, मूर्त से अमूर्त की ओर। यही एक शिक्षण सूत्र है। बाकी देखिए उल्टा दिया हुआ है, अज्ञात से ज्ञात नहीं होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। और बी है, ये शिक्षण सूत्र का नाम है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ना कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर। और डी होता है पूर्ण से अंश की ओर। ये तीनों उल्टा दिया हुआ है लेकिन ऑप्शन सी है, ये शिक्षण सूत्र है, मूर्त से अमूर्त की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, शिक्षण का समान सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी है रुचि का सिद्धांत, सी नियोजन का सिद्धांत और डी है परिणाम का सिद्धांत। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, परिणाम का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 10 है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। ऑप्शन ए है शिक्षा शास्त्र, बी है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, सी है जीव विज्ञान पर और डी है प्राणी विज्ञान पर। इसका यह प्राणी विज्ञान होगा। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अंतर्गत कोहलर, कोफका और वर्दिमर मनोवैज्ञानिक आते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा है। यह परिभाषा किसका है? ऑप्शन ए है अरस्तु की, बी महात्मा गांधी की, सी है पेस्टोलॉजी की और डी है हर्बर्ट स्पेंसर का। तो जो 11वां प्रश्न है इसका भी देखिए दो ऑप्शन सही है, पेस्टोलॉजी की भी और हर्बर्ट स्पेंसर का भी। यहाँ पे कई जगह दिया है हर्बर्ट स्पेंसर का और ये परिभाषा जो है, और कई जगह दिया है पेस्टोलॉजी का। तो इसमें से
ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन जो नेट पे भी मैंने देखा तो जो गूगल पे दिया हुआ पेस्टोलॉजी का, तो आप इसको सही मान सकते हैं, लेकिन ये भी सही हो सकता है, बी डी भी। प्रश्न संख्या 12 है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन ए है विज्ञान शिक्षण में, बी भाषा शिक्षण में, सी है इतिहास शिक्षण में और डी है नागरिक शास्त्र शिक्षण में। तो 12वां का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा विज्ञान शिक्षण में। प्रयोग प्रदर्शन, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका। विज्ञान सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल होता है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सबसे ज़्यादा यूज होता है वो विज्ञान में होता है। प्रश्न संख्या 13 है, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। ऑप्शन ए है व्याख्यान, बी है प्रश्नोत्तर, सी है कहानी और डी है पर्यटन। देखिए सूक्ष्म अवलोकन, अवलोकन मतलब होता है देखना, और निरीक्षण ये पर्यटन में ही संभव है। प्रश्नोत्तरी, कहानी और व्याख्यान में उतना सहायक शिक्षण विधि नहीं है। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 14 है, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। ऑप्शन ए है प्रस्तावना कौशल, बी है पुनर्वलन कौशल, सी श्यामपट्ट लेखन कौशल और डी है उद्देश्य कथन कौशल। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना में ही बच्चों से प्रश्न पूछकर उनके प्रारंभिक ज्ञान का पता लगाया जाता है, उसी को ही प्रश्न पूछने को ही प्रस्तावना कौशल कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन ए है प्रश्नोत्तर द्वारा, बी है कहानी द्वारा, सी है व्याख्या द्वारा और डी है समूह कार्य द्वारा। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, कई बार पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है कहानी द्वारा। अगला प्रश्न है जो कि अति लघुत्री का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, शिक्षण से क्या तात्पर्य है। उत्तर, जब ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है तो यह क्रिया शिक्षण कहलाती है। शिक्षण का मतलब ज्ञान, अनुभव और कौशल को दूसरों के साथ साझा करना और उन्हें सीखना है। प्रश्न संख्या 17 है, शिक्षण के दो उद्देश्य लिखिए। उत्तर, शिक्षण के दो उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है छात्रों में आत्मविश्वास विकसित करना, दूसरा छात्रों में आजीवन चलने वाले अधिगम कौशल को बढ़ाना। प्रश्न संख्या 18 है, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। उत्तर, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत से अभिप्राय, प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार प्रेरणा का सिद्धांत यह समझने का अध्ययन है कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष लक्ष्य या परिणाम को प्राप्त करने के लिए काम करने के लिए क्या प्रेरित करता है। प्रश्न संख्या 19 है, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या आशय है। उत्तर, मूर्त का अर्थ होता है देखना, जो दिखाई देता है उसको मूर्त कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता है उसको अमूर्त कहते हैं। इसको आप हेडिंग लिखेंगे, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र। शिक्षण के इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को पहले ऐसी बात का ज्ञान छात्रों को कराना चाहिए जो मूर्त यानी दिखाई देने वाला हो, और फिर धीरे धीरे अमूर्त जो न दिखाई देने वाले की ओर बढ़ाना चाहिए। प्रश्न संख्या 20 है, संप्रेषण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। उत्तर, संप्रेषण हेडिंग लिखेंगे, संप्रेषण एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से विचारों, सूचनाओं, संदेशों एवं सुझावों का आदान प्रदान चलता है। संप्रेषण एक निरंतर चलने वाली तथा नैतिक प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 21 है, संप्रेषण के दो प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, संप्रेषण के दो प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण किसे कहते हैं, इस संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण, इस संप्रेषण में शरीर की भाषा, हाव भाव और चेहरे के भावों का उपयोग दूसरों तक सूचना पहुंचाने के लिए किया जाता है। अब जो शाब्दिक संप्रेषण होता है वो दो प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का होता है, बस आप जान लीजिए। यहाँ दो पूछा था तो दो हमने बता दिया, इससे आंसर कंप्लीट हो गया, लेकिन आप जानकारी के लिए जान लीजिए। शाब्दिक संप्रेषण दो प्रकार का होता है, मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण। और अशाब्दिक संप्रेषण के तीन प्रकार होते हैं, मौखिक संप्रेषण, आंगिक संप्रेषण और स्पर्श संप्रेषण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। उत्तर, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का महत्व, पहला है विद्यार्थी प्रश्न भी पूछता है और प्रश्नों के उत्तर भी देता है, अतः उसमें विश्वास की भावना जागृत होती है तथा साथ ही उसकी संकोच करने की प्रवृत्ति समाप्त होती है। दूसरा है प्रश्नोत्तर प्रविधि में विद्यार्थी में सोचने, समझने एवं तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। तीसरा, विद्यार्थी इस प्रविधि के माध्यम से अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, व्याख्यान देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए।
उत्तर, किसी विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण करना व्याख्यान कहलाता है। व्याख्यान देते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। पहला होगा, व्याख्यान स्पष्ट एवं सरल भाषा में हो। दूसरा, व्याख्यान के दौरान वाक्यों में क्रमबद्धता रखनी चाहिए। और तीसरा, व्याख्यान स्तर के अनुकूल हो। और चौथा है, दिए गए व्याख्यान का एक उचित निष्कर्ष प्राप्त होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है? उत्तर, विज्ञान शिक्षण का सबसे उचित तरीका होता है करके सीखना। अतः विज्ञान शिक्षण के लिए प्रयोग प्रदर्शन विधि का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है, क्योंकि विज्ञान शिक्षण मुख्यतः प्रयोगों पर आधारित विषय है। विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का प्रयोग करने से बच्चों में तार्किकता, वैज्ञानिकता तथा भौतिकी एवं रासायनिक तत्वों की सही जानकारी का विकास होता है। देखिए, यहाँ पे कुछ भी ऐसा कठिन नहीं है जिसको समझाने की ज़रूरत है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। पढ़ने मात्र से ही आपको स्पष्ट हो जा रहा होगा, इसलिए मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आपको बोरिंग लगने लगेगा। और ऐसे पढ़ने से समझ में आ जा रहा है तो मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आप सुनते जाइए ध्यान से। इसका उत्तर प्रश्न संख्या 25 है, बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है? उत्तर, बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बालक को केंद्र बिंदु में रखकर शिक्षा दी जाती है, जिसके अंतर्गत शिक्षक बालक की स्वायत्तता व स्वतंत्रता तथा विद्यार्थी के सीखने की सक्रिय भागीदारी का ख्याल रखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा उसे होता है जिसमें बालक को केंद्र में रखा जाता है, यानी उसी के अनुसार चलाया जाता है। बच्चा जो चाहता है, जैसे पढ़ना चाहता है, वैसे शिक्षा दिया जाता है। और बच्चा खेलने के मूड में है तो उसको खेल विधि के माध्यम से उसको सिखाने की कोशिश किया जाएगा। यानी बालक के सभी भावनाओं का, उनके सभी संवेगों को ध्यान में रखते हुए दी जाने वाली शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। प्रश्न संख्या 26 है, निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं? उत्तर, निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य ऐसी क्रिया विधि से है जिसके अंतर्गत शिक्षक बालक के विषयगत समस्याओं तथा अधिगम संबंधी त्रुटियों को समझकर उसका हल करता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि चिकित्सक किसी रोगी की समस्याओं का इलाज करता है। गुड के अनुसार निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निवारण। देखिए, निदान का अर्थ होता है किसी भी बच्चे के अंदर कमी का पता लगाना, उसको निदान कहते हैं। और उसको पता लगा के उसको दूर करने की प्रक्रिया को उपचार कहते हैं, यानी उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है? उत्तर, बहुस्तरीय शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है, बालकों में तार्किकता, सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। दूसरा, शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना। तीसरा, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। और चौथा है, शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना। पांचवा, छात्रों को पाठ्यक्रम में निश्चित क्षमताओं में प्रवीण करना। देखिए, ये अति लघुत्तरी का प्रश्न है, एक एक नंबर का होता है। इसमें आप 2 या 3 पॉइंट लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे 5 बता रहा हूँ तो आपको 5 ही लिखना है। समय का भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि समय बहुत कम रहता है, 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, खेल पर आधारित किन्हीं 2 शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, खेल विधि पर आधारित 2 शिक्षण पद्धतियां निम्नलिखित हैं। पहला है मॉन्टेसरी पद्धति। इस पद्धति की के जन्मदाता मारिया मॉन्टेसरी थी हैं। मॉन्टेसरी ने बालकों को अनेक वस्तुएं खेलने को देने की बात कही है, जिससे बालक खेल खेल में अनेक बातें सीख लेते हैं। दूसरा है किंडरगार्टन पद्धति। किंडरगार्टन गार्टन नहीं है, यहाँ गार्डन है। गार्डन पद्धति में भाषा शिक्षण के उद्देश्य अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति तीनों का साथ साथ विकास होता है। किंडरगार्टन की गतिविधियों को इस विचार के आधार पर तैयार किया गया था कि बच्चे खेल के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। यहाँ पे खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियाँ पूछा था, हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहला मॉन्टेसरी और दूसरा किंडरगार्टन। प्रश्न संख्या 29 है, गणित शिक्षण में उपयोगी किन्हीं 2 टीएलएम का नामोल्लेख करते हुए उनका उपयोग लिखिए। उत्तर, 2 टीएलएम निम्नलिखित हैं, यानी निम्न है। पहला है श्यामपट्ट तथा चाक। गणित शिक्षण में उपयोग होने वाला यह अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री है। और इसका उपयोग क्या है, उपयोग भी पूछा है। साथ साथ अंक गणित तथा बीज गणित में प्रश्नों को हल करने, रेखा गणित के चित्रों एवं आंकड़ों को के ग्राफ गणित के अध्यापक श्यामपट्ट पर चाक की सहायता से ही लिखकर बनाते हैं। यानी किसी प्रकार का जो जो मैथ का गणित में जो चार्ट बनता है या रेखा गणित या अंक गणित जो पढ़ाया जाता है वो चाक से ब्लैक बोर्ड पर ही लिखा जाता है। तो ये इसका उपयोग हो जाएगा लिखकर पढ़ाने में।
दूसरा हो जाएगा प्रकार अथवा चांदा। इसकी सहायता से कोण बनाया जाता है। किसी वृत्ताकार वस्तु को बनाने के लिए प्रकार की सहायता ली जाती है। अब इसका उपयोग क्या है? प्रकार एवं चांदा गणित शिक्षण में कोण बनाने में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ है। प्रश्न संख्या 30 है, शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ऐसी सामग्री जो पाठ को रोचक तथा सुबोध बनाने और किसी संकल्पना अथवा प्रत्यय विशेष के अर्थ को सुनिश्चित रूप में अधिक स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होती है, उसे शिक्षण अधिगम सामग्री टीचिंग एड कहा जाता है। पाठ्य सामग्री को सजीव तथा सरल बनाने में सहयोग देने के कारण ही उसे शैक्षणिक सहायक सामग्री या सहायक सामग्री कहते हैं, जैसे चाक, डस्टर, चार्ट आदि। अगला प्रश्न है जो कि लघु उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है। लघु उत्तरी प्रश्न का जो उत्तर होता है 50 वर्ड में देना होता है, 50 शब्द या उससे ज़्यादा में। इसका प्रश्न देखते हैं, किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों का वर्णन करते हुए शिक्षण में उनका महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, किन्हीं दो शिक्षण सूत्र का वर्णन। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जिसे विद्यार्थी जानता है वह ज्ञात है और वह जिसे नहीं जानता वह अज्ञात है। इस शिक्षण सूत्र में छात्र के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए नवीन ज्ञान यानी अज्ञात की जानकारी दी जाती है। जैसे बच्चे को कमल पढ़ाना है तो उसे सबसे पहले वर्णमाला की जानकारी दी जानी चाहिए। और शिक्षण में इसका महत्व क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण विधि का। शिक्षण के माध्यम से बालक को अज्ञात जानकारी प्राप्त हो जाती है। बच्चों में रुचि का विकास होता है। दूसरा है अनुभव से तर्क की ओर। अनुभव अनुभूति पर आधारित होती है, तो तर्क विज्ञान परक चिंतन पर। ऐसी स्थिति में अनुभव को आधार बनाकर उसका तर्क संगत आधार खोजना ही प्रभावी शिक्षण का आधार होता है। इस शिक्षण सूत्र में प्राप्त अनुभव से तर्क की ओर शिक्षण किया जाता है। और इसका शिक्षण में महत्व क्या है? अनुभव से तर्क की ओर शिक्षण विधि का सोचने की क्षमता का विकास होता है। इसे वैज्ञानिक प्रविधि विकसित होती है। इससे नहीं होगा, इससे होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है छात्र। आज के बाल केंद्रित शिक्षण में प्रमुख तत्व छात्र स्वयं है। अतः छात्र छात्राओं की आयु, मूल आकांक्षाएं, बौद्धिक स्तर तथा आदतें या मनोभाव शिक्षण संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। दूसरा है विषय वस्तु का चयन। विषय वस्तु का सरल पदों में क्रमबद्ध विषय का अध्ययन शिक्षण क्रिया को प्रभावी बनाता है। यदि विषय वस्तु का चयन ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो इससे संप्रेषण क्रिया भी प्रभावित होती है। तीसरा है कक्षा का वातावरण। कक्षा का वातावरण इसमें दिया है, कक्षा का वातावरण संप्रेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। जिस कक्षा में संप्रेषण की क्रिया चल रही हो उसका वातावरण भौतिक एवं रासायनिक सामाजिक रूप से व्यवस्थित होना चाहिए। कक्षा का वातावरण कोलाहलपूर्ण रहने पर संप्रेषण क्रिया प्रभावित होती है। कोलाहलपूर्ण का अर्थ है, इसका हिंदी अर्थ होता है कि शोरगुल। जहाँ शोरगुलपूर्ण कक्षा है तो वहाँ पे संप्रेषण क्रिया प्रभावित होती है। प्रश्न संख्या 33 है, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या महत्व है? उत्तर, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत का महत्व। फ्रॉबिल के अनुसार बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना अस्थायी सीखना है। क्रियाशीलता का सिद्धांत भाषा प्रयोगों के अधिक अवसरों और सृजनात्मकता की ओर ध्यान देता है। इसके अनुसार कक्षा में परिचर्चा करना, प्रश्न पूछना आदि सहगामी क्रियाएं प्रश्नों को सक्रिय पठन के प्रति प्रोत्साहित और आनंदित रखती हैं। इससे भाषा शिक्षण काफ़ी आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, जो छात्र साइकिल से विद्यालय जाते हैं तो साइकिल चलाना कैसे सीखा? साइकिल को चलाने के सबसे पहले उसे पकड़ना सीखा, पैडल मारना सीखा। अनेक बार उसे साइकिल सीखते समय चोटें भी आईं, परिणाम स्वरूप साइकिल सीखना आ ही गया। इस उदाहरण से यह जानकारी मिलती है कि जब तक आप स्वयं साइकिल के साथ क्रिया नहीं करते
तब तक आप उसे सीख नहीं सकते। अतः शिक्षण प्रक्रिया में बिना क्रियाशील हुए कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। छात्र किसी कार्य में जितना अधिक क्रियाशील होगा वह कार्य उतना ही सरल एवं रुचिपूर्ण होगा। यह है क्रियाशीलता का सिद्धांत। यानी आपको कुछ भी सीखना है तो आपको करके सीखना होगा। करके सीखने को ही क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, बाल केंद्रित व शिक्षक केंद्रित शिक्षण में क्या अंतर है। ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, फिर से देखिए यहाँ पे रिपीट हुआ है। पहला आप हेडिंग लिखेंगे बाल केंद्रित शिक्षण। इस शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। दूसरा, इसमें बालक की स्वतंत्रता होती है। तीसरा, बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। और चौथा, इसमें बालक की रुचियों आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता है। ये था बाल केंद्रित शिक्षण के बारे में। अब दूसरा, इसी में शिक्षक केंद्रित शिक्षण आप हेडिंग लिखेंगे। इसमें पहला है, इस शिक्षण का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है। दूसरा, इसमें शिक्षक की स्वतंत्रता होती है। उसमें ऊपर बाल केंद्रित में था बालक की स्वतंत्रता थी और शिक्षक केंद्रित में शिक्षक की स्वतंत्रता होती है। और तीसरा, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण का कोई महत्व नहीं है। और चौथा, इसमें शिक्षक की रुचियों आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता है। इसको आप पेज को 2 बराबर भागों में बांटकर आमने सामने भी लिख सकते हैं। एक तरफ बाल केंद्रित शिक्षण और दूसरी तरफ शिक्षक केंद्रित शिक्षण। प्रश्न संख्या 35 है, बहुकक्षा शिक्षण की क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बहुकक्षा शिक्षण की उपयोगिता। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या और घटते शिक्षण साधनों के परिणाम स्वरूप बहुकक्षा शिक्षण पद्धति का जन्म हुआ। बहुकक्षा शिक्षण पद्धति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक अध्यापक एक कक्षा को न पढ़ाकर अनेक कक्षाओं को एक साथ देखता है। सन 1986 में शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 28% प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक तथा 32% विद्यालय में 2 शिक्षक नियुक्त थे। बहुकक्षा शिक्षण में एक या 2 ही अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में एक साथ 5 कक्षाओं को देखते हैं। इससे छात्रों में सामाजिकता का विकास होता है। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए बहुकक्षा शिक्षण काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई। इसकी वजह से सरकारी आय में भी वृद्धि हुई, क्योंकि 1 या 2 शिक्षकों को उनकी तनख्वाह कम देनी पड़ती है। यानी शिक्षक कम रहेंगे तो सरकार को कम पैसा देना पड़ेगा तनख्वाह के रूप में। प्रश्न संख्या 36 है, पुनर्वलन कौशल का क्या अर्थ है। शिक्षण में पुनर्वलन का क्या महत्व है। पहले पुनर्वलन कौशल को बताना है और उसका अब पुनर्वलन कौशल का शिक्षण में महत्व को बताना है। तो देखते हैं, पहला हेडिंग लिखेंगे आप, पुनर्वलन कौशल का अर्थ। पुनर्वलन का अर्थ है शिक्षक का वह व्यवहार जिसमें छात्रों को पाठ के विकास में भाग लेने हेतु एवं प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हो। पुनर्वलन छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने की कला है। स्किनर के अनुसार पुनर्वलन वह स्थिति है जो छात्र की प्रतिक्रिया में वृद्धि करती है। और ये तो हो गया पुनर्वलन का अर्थ। अब दूसरा इसी में पूछा था पुनर्वलन का शिक्षण में महत्व, यानी शिक्षण में पुनर्वलन का महत्व आप हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखेंगे शिक्षण में पुनर्वलन का महत्व निम्न है। पहला है, पुनर्वलन द्वारा छात्रों में रुचि का विकास होता है। दूसरा, पुनर्वलन द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। और तीसरा है, पुनर्वलन द्वारा छात्रों में प्रोत्साहन प्रदान होता है। चौथा, पुनर्वलन द्वारा छात्रों में पर्याप्त सहभागिता बनी रहती है। पांचवा, पुनर्वलन द्वारा छात्रों में नवीन ज्ञान के लिए मन में उत्सुकता जागृत होती है। छठवां, पुनर्वलन से छात्र जल्दी सीखते हैं। सातवां, पुनर्वलन द्वारा छात्रों का मानसिक विकास भी होता है, उसके अंदर चिंतन करने की क्षमता बढ़ती है। ये सब पुनर्वलन से होता है। पुनर्वलन तारीफ यानी प्रोत्साहन को कहते हैं बच्चे को। और बच्चा से आप कोई प्रश्न पूछते हैं, वो बता देता है तो उसकी तारीफ में उसका सराहना करना, उसको प्रोत्साहन स्वरूप कुछ कहना पुनर्वलन कहलाता है। प्रश्न संख्या 37 है, गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता व महत्व का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता व महत्व। पहला है, यह शिक्षार्थियों के बीच स्व सीखने को कौशल विकसित करता है। दूसरा, छात्र को अपने कौशल के अनुसार अध्ययन करने की अनुमति देता है। तीसरा, यह रचनात्मकता को बढ़ाता है। चौथा, गतिविधि आधारित शिक्षण से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का निर्माण होता है। पांचवा, जिस छात्र में मौखिक अभिव्यक्ति की कमी है वह गतिविधि के माध्यम से ही इसे पूरा कर सकता है। छठवां है, यह सामाजिक संबंध, दूसरों के साथ
घुलने मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। सातवां, इसके माध्यम से अनुभव प्राप्त होता है, रुचि विकसित होती है और पढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। आठवां है, गतिविधि आधारित शिक्षण में एक शिक्षक सुविधादाता का कार्य करता है, जिससे सीखने की क्रिया और रुचिकर हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों की क्या भूमिका है? देखिए, अपेक्षित अधिगम जो स्तर है, इससे ये हर प्रश्न में, हर साल के प्रश्न में ये प्रश्न पूछा हुआ है। 2 नंबर नहीं तो 4 नंबर, 3 साल तो लगातार 4 नंबर का पूछा हुआ है अपेक्षित अधिगम स्तर। अति लघुत्तरी में भी और लघुत्तरी में 3 नंबर का, 1 नंबर के अति लघुत्तरी में और 2 नंबर का लघुत्तरी में। फिर से देखिए 2017 में भी पूछा हुआ है इससे। इसका उत्तर हो जाएगा अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम। पहला है, हेडिंग लिखेंगे, अनुभव की भूमिका। अधिगम अनुभव वह अनुभव है जिससे आप सीखते हैं। यह वास्तविक दुनिया, आभासी वातावरण या इन दोनों का संयोजन हो सकता है। अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति के लिए अधिगम अनुभवों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों की भूमिका निम्न है। पहला है, इससे उपयुक्त ज्ञान एवं क्रिया का चयन होता है। दूसरा, इससे तत्परता जागृत होती है। तीसरा है, इससे अनुभव स्थानांतरण होता है। चौथा, यह स्वक्रिया पर बल देता है। पांचवा, इसमें प्रेरकों का प्रयोग होता है, अनुभव का प्रयोग किया गया। और छठवां है, शिक्षा में गुणवत्ता की समानता को प्राप्त करने के लिए अधिगम अनुभव का प्रयोग किया गया। देखिए, जो इसके बाद है ना, वो ये वाला जो सेंटेंस है, ये ऊपर चला गया है, वो यहाँ रहेगा। प्राप्त करने के लिए अधिगम अनुभव का प्रयोग किया गया। प्रश्न संख्या 39 है, दूरदर्शन का शिक्षा में क्या महत्व है? उत्तर, दूरदर्शन का शिक्षा में महत्व, यहाँ क्या नहीं रहेगा, महत्व, ये हेडिंग रहेगा। जनसंपर्क के माध्यम से दूरदर्शन का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। दूरदर्शन शिक्षा का एक अनौपचारिक माध्यम है। इससे अधिक बहुमुखी गुणों वाला अन्य कोई संप्रेषण नहीं है। निम्नलिखित कारणों से शिक्षा के क्षेत्र में दूरदर्शन की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। पहला है, शिक्षा का जीवंत साधन। इसमें दिया है, दूरदर्शन शिक्षा का जीवंत साधन है। यह किसी बात को सर्वदा विकास युक्त रूप में उसी क्षण पर्दे पर प्रस्तुत करता है जब वह घटित होता है, तो बच्चे उसे बड़ी रुचि के साथ ध्यानपूर्वक देखते हैं। वे जानते हैं कि जो कुछ वे देख रहे हैं वह सचमुच उसी समय घटित हो रहा है। दूसरा है, मानसिक थकान दूर करने का साधन, यानी मनोरंजन के रूप में। जब बच्चे शैक्षिक कार्य करते करते थक जाते हैं तो वे मानसिक थकान दूर करने के लिए दूरदर्शन की सहायता नई नई फिल्में, नए कार्टून देखते हैं। अतः मानसिक थकान दूर करने के लिए दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण साधन है। और तीसरा है, दूरदर्शन का उपयोग त्वरित सूचना प्रदान करने का माध्यम। शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी घटना घटित हो रही है, उनको त्वरित जानकारी हमें दूरदर्शन से ही प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 40 है, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। उच्च शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, शिक्षण दया एवं सहानुभूतिपूर्ण होता है। एक अच्छे शिक्षक में दया, सहानुभूतिपूर्ण का गुण पाया जाता है। अतः शिक्षक के माध्यम से बालकों में शिक्षण क्रिया कराते समय दया, सहानुभूति का गुण विकसित होता है। इसके माध्यम से छात्र भयभीत नहीं होते, उनमें रुचि का विकास होता है। दूसरा हेडिंग है, शिक्षण प्रजातंत्री होना चाहिए। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षण प्रक्रिया में समान अधिकार प्राप्त किए जाने चाहिए। एक अच्छा शिक्षण वह होता है जो बालकों में प्रजातंत्रात्मक मनोवृत्ति को उत्पन्न कर दे। इसी में है, शिक्षण निर्देशात्मक होना चाहिए। ये भी एक हेडिंग है। देखिए, ये तीसरा हेडिंग है, तीसरा तो पढ़ लिया था हमने, ये चौथा है और ये पांचवा है। शिक्षण निर्देशात्मक होना चाहिए। कक्षा वातावरण निर्देशात्मक होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षण में बालकों को आदेशन देकर निर्देश देना चाहिए। और पांचवा पॉइंट है, शिक्षण प्रगतिशील होना चाहिए। इसके अंतर्गत बालक को पहले से जो आता है उसे आधार बनाकर, यानी अज्ञात, उसको आधार बना, यानी ज्ञात को अज्ञात की तरफ से, यानी अज्ञात नवीन की जानकारी दी जानी चाहिए। इसी के साथ आज का प्रश्न पत्र यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।